हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद न सिर्फ कांग्रेस के हारे हुए नेता पशोपेश में हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के मात खाए धुरंधर भी खासे परेशान हैं। इन्हीं में से एक ऐसी सियासी हस्ती भी शामिल है जो एक दशक तक हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री पद पर आसीन रहने के बाद भाजपा की हैट्रिक से कदम ताल न कर सके और 2 बार लगातार जीतने के बाद तीसरी बार तीसरे नंबर के पायदान पर खड़े रह गए। ये हैं हिसार विधानसभा से तीसरी बार भाजपा के उम्मीदवार रहे डॉक्टर कमल गुप्ता। 2024 के विधानसभा चुनाव में डॉक्टर कमल गुप्ता को टिकट मिलते ही लोगों ने अपने अनुमान में तीसरे नंबर पर बताना शुरू कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी में टिकट के अन्य 4 दावेदारों को भी इनके टिकट मिलने पर इस कदर हैरानी और आक्रोश से भर दिया कि चारों ही भाजपाई डॉक्टर कमल गुप्ता के सामने चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतर गए। लिहाजा चुनाव परिणाम इनमें से एक निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल के पक्ष में आने से दूसरे नंबर में कांग्रेस प्रत्याशी रामनिवास राणा रहे और डॉक्टर कमल गुप्ता को लोगों के पूर्व में लगाए गए अनुमान से ही रूबरू होना पड़ा। बहरहाल हरियाणा में सरकार भाजपा की है, परंतु डॉक्टर कमल गुप्ता को पार्टी की ओर से जिम्मेदारी का इंतजार है। चुनाव में बागी हुए भाजपाइयों, एक बागी का जीतना, अपनी हार पर आत्मविश्लेषण और फिलहाल क्या सोच रहे हैं, बस इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आइए रूबरू होते हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता, 2 बार के मंत्री रहे डॉक्टर कमल गुप्ता से। डॉक्टर साहब, जो चुनाव के परिणाम आए हैं, हिसार से जो परिणाम आया, इसका अंदेशा आपको पहले से था? चुनाव से पहले जो है लोगों में ये चर्चा थी इस बात की कि आप तीसरे नंबर पे हैं, कि आपके नागपुर तक पहुंच है और ज़बरदस्ती टिकट ले आए आप। पटेल नगर में सभा थी एक, आप भी मौजूद थे, मनोहर लाल खट्टर जी थे, और एक युवक ने कहा था कि भाजपा प्रदेश में आएगी लेकिन हिसार में भाजपा का कैंडिडेट हारेंगे। तो सर एक बार सवाल सुनिए आप। डॉक्टर साहब, मैं वही कह रहा हूँ, जब चुनाव आए तो जो प्रॉपर्टी आईडी से पीड़ित लोग थे वो स्वाभाविक है, आपकी बात ठीक है। ये आपकी एंटी इनकम्बेंसी का कारण क्या मानते? एक दशक तक आप जिन पदों पे रहे और आपके साथ जो लोगों का मेल जोल था और था, तो वो उतना ही बरकरार है? पर उसमें भी अगर किसी को आघात लगा हो तो हम उसकी क्षमा भी मांगते हैं। भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और मैं आपके व्यूअर्स को उनका अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। और अभी अभी दीपावली और 5 त्यौहार गए हैं, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छोटी दिवाली, धनतेरस, तो वो सभी अपने दर्शकों ने अच्छी तरह से मनाई होगी। उनकी मैं शुभकामनाएं भी देता हूं और उनके जीवन की मंगल कामना भी आपके माध्यम से करता हूँ। डॉक्टर साहब, जो चुनाव के परिणाम आए हैं, हिसार से जो परिणाम आया, इसका अंदेशा आपको पहले से था? नहीं, ऐसा अंदेशा तो नहीं था, लेकिन चुनाव में हार जीत तो होती रहती है। कई दफ़ा प्रेडिक्शन गलत होती है, कई दफ़ा बहुत सारे कारण भी होते हैं। तो जनता का जो फैसला है वो हमने सहर्ष स्वीकार किया और हम देखेंगे कि कहाँ कमी रही, उस कमी को दूर करेंगे और जनता की सेवा में हम लगे रहेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हम चुनाव हार गए तो हम घर बैठ जाएंगे। डॉक्टर साहब, चुनाव से पहले जो है लोगों में ये चर्चा थी इस बात की कि आप तीसरे नंबर पे हैं, आप दूसरे नंबर। चलो, अब तो जनता ने तीसरे नंबर पर ला दिया तो हमें स्वीकार है। और ये भी कहना लोगों का कि भाई आपके नागपुर तक पहुंच है और ज़बरदस्ती टिकट ले आए आप।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हम तो कभी कुछ करते नहीं हैं, हम तो समर्पित कार्यकर्ता हैं। और पार्टी ने कहा तो चुनाव लड़ा, और पार्टी ये कहती कि चुनाव नहीं लड़ना तो हम चुनाव नहीं लड़ते। लेकिन हम बागी होकर चुनाव कभी भी नहीं लड़ते, ना लड़ेंगे। पटेल नगर में सभा थी एक, आप भी मौजूद थे, मनोहर लाल खट्टर जी थे, और एक युवक ने कहा था कि भाजपा प्रदेश में आएगी लेकिन हिसार में भाजपा का कैंडिडेट हारेंगे। मैं भी वहीं था, पर मैंने ऐसी कोई बात सुनी नहीं। अब शोरगुल में ऐसा आप कह रहे हैं तो कहा होगा, लेकिन मुझे ऐसी कोई सुनाई नहीं दी बात। आपके ही सानिध्य में रहे बड़े दावा करने वाले और भाजपाई और समर्थक, उन्होंने बाद में एक निर्दलीय तौर पर उम्मीदवार खड़े हुए यहाँ से, सावित्री जिंदल, उनकी मदद की है। नहीं, एक नहीं, इस चुनाव में 4 लोग थे जो कि भारतीय जनता पार्टी में थे, और उनको टिकट ना मिलने पर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। तो इसके बारे में मुझे तो कुछ नहीं कहना है। हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व है वो सक्षम है, वो जैसे भी उचित तरीका होगा तो वो उन पर उचित कार्रवाई करेगा। आकलन तो आपने भी किया होगा कि इसमें आपके नहीं, देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि पार्टी के 4 उम्मीदवार बागी तौर पर उतरे, ये कोई पार्टी में अच्छी परंपरा नहीं है। ऐसा पहले तो नहीं हुआ। ऐसा पहले तो ध्यान में नहीं आता कि ऐसा कभी हुआ है। ये इसकी वजह ये नहीं मानते कि भारतीय जनता पार्टी में जो बाहर से लोग एकाएक आ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, उसके बाद फिर वो अपने निजी फैसले लेने में भी नहीं चुकते। पार्टियों में आवागमन होता रहता है, कांग्रेस में भी होता है, हमारी पार्टी में भी होता है। लेकिन पार्टी में आने के बाद किसी को भी अनुशासन में रहना चाहिए। आप 10 साल तक मंत्री पद पर रहे और पूरे हरियाणा में आपने अपने राजनीतिक अनुभव के साथ साथ सेवार्थ फीलिंग्स जो हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो अभी क्या सोचते हैं आप? नहीं, अभी पार्टी जो निर्णय करेगी, जो जिम्मेवारी देगी, उसको समर्पण भाव से, अच्छे मन से पार्टी का काम करेंगे। मेयर के चुनाव जो है वो हरियाणा भर में 10 निगम के हम तैयार हैं पूरे प्रदेश में। जिस समय मैं अर्बन लोकल बॉडी मिनिस्टर था, तो जितने भी निगम, परिषद, पालिकाएं जहाँ चुनाव होने थे, वहाँ के वार्ड्स की, वहाँ की रिजर्वेशन की, वहाँ हमने सब तैयारियाँ की हैं। तो मैं समझता हूँ कि सरकार भी पूरी तरह से तैयार है और पार्टी भी पूरी तरह से हर तरह का चुनाव लड़ने में सक्षम है और लड़ने की तैयारी में है। मेयर का चुनाव परिवार पहचान पत्र के आधार पे होने वाला है या जनगणना के आधार पे? नहीं, ये तो जो नियम हैं, हाँ जी, जिन नियमों में जो आधार है उसी आधार पर होगा। इसमें तो परिवार पहचान पत्र तो एक मापदंड है। जहाँ जो संख्या जिस वार्ड की है, जिस तरह से 2 तरीके हैं जनगणना के। एक तो हम जनगणना हमने 2011 में करवाई थी, हाँ जी, उसके आधार पर हम गुणा भाग करते हैं, और एक परिवार पहचान पत्र भी एक माध्यम है, तो उस माध्यम से भी जनगणना का पता लगता है। तो अब फाइनल फैसला अब जो चुनाव आयोग लेगा वो सबको मान्य होगा। ये जो प्रॉपर्टी का एक फंडा था हरियाणा भर में, 12 लाख के करीब प्रॉपर्टी में तो हिसार से क्लेम ही नहीं किया किसी ने, भाई आके अपने दस्तावेज जमा नहीं कराए, और 42 लाख प्रॉपर्टियां थी पूरे प्रदेश में, और हरियाणा में तकरीबन 1.5 लाख। तो सर एक बार सवाल सुनिए आप, 1.5 लाख प्रॉपर्टियां थी। इसमें अभी आपके जो बागी हुए और चुनाव में भी मैदान में उतरे गौतम सरदाना जो मेयर रहे हैं, उन्होंने भी एलिगेशंस लगाए चुनाव के दौरान आपके ऊपर ही प्रॉपर्टी में घोटाले को लेके। और जब चुनाव में लोग जो हैं जो मतदाता के रूप में आए तो उसका भी कोई फ़र्क पड़ा है? नहीं, देखिए, प्रॉपर्टी आईडी तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। हाँ जी। और इस प्रोजेक्ट को आज से 6-7 साल पहले
टेकअप हुआ था, उस समय टेंडर निकला था और उस समय के जो मुख्यमंत्री थे और उस समय के अर्बन लोकल बॉडी मिनिस्टर थे, उन्होंने ये टेंडर L1 के आधार पर, L1 का मतलब जैसे टेंडर निकाला, 4 कंपनी आई, तो 4 कंपनी में जो सबसे कम रेट बिड करता है उसको टेंडर दिया जाता है। तो ये 7-8 साल पुरानी बात है, तब ये टेंडर दिया गया। उसके बाद दूसरी टर्म आई, दूसरी टर्म में माननीय अनिल विज जी इसके मंत्री रहे। मैं तो बहुत बाद में इसमें आया हूँ, लेकिन बाद में आने पर भी मुझे इस बात का गर्व है कि हमने इस सिस्टम को प्रदेश में लागू किया। ये पूरे देश में किसी और ने लागू नहीं किया। इस सिस्टम की खासियत ये है कि हमने हरियाणा की एक एक इंच ज़मीन को नाप लिया और उसको मैप आउट कर दिया। अब मैप आउट करने के बाद जो MOU कंपनी से होता है, उस कंपनी में तरीका होता है कि किस आधार पर उसको पेमेंट की जाएगी। अब भले ही लोग 5 साल राज में रहने के बाद, 5 साल तो उन्होंने काम किया, तब तो कुछ बोले नहीं, और जब चुनाव में टिकट नहीं मिली तो बागी बनकर खड़े हो गए। और बागी खड़े होकर और फिर वो ये कहें कि डॉक्टर साहब ने मुझे काम नहीं करने दिया, या डॉक्टर साहब ने हेरा फेरी की, या डॉक्टर साहब पैसे खा गए, तो जनता इसका निर्णय करती है। जनता समझती है कि कोई भी उम्मीदवार 5 साल तक तो बोला नहीं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, हमने जो पार्ट पेमेंट उस कंपनी को की, हाँ जी, उस पार्ट पेमेंट का आधार भी नगर निगम, परिषद और पालिकाओं में रहने वाले चेयरमैन और वहाँ के ऑफिसर के आधार पर था। जैसे हमने कहा कि इसने, जो कंपनी ने डाटा दिया है, इसको रैंडम चेक कर %। हाँ जी, मान लो 1000 प्रॉपर्टी हैं तो उसका 10% 100 हो गया। 100 को आपने एट रैंडम चेक करना है, तो 8 भी थी, 11 निगम थे, इस परिषद पालिका। तो वहाँ के ऑफिसर्स ने वहाँ के चेयरमैन के अंडर, जैसे हिसार में भी हिसार के ऑफिसर्स ने हिसार के मेयर के अंडर उनको ये सर्टिफाई करना था कि हमने 10% रैंडम चेक कर लिया। बिल्कुल। और उस 10% में 5% से कम गलतियां पाई। अच्छा। तो जब इन्होंने लिखकर भेजा कि हिसार में हमने चेक कर लिया है और हिसार में 10% प्रॉपर्टी चेक कर ली हैं और उसमें से 5% से कम गलतियां पाई हैं, तो उस आधार पर उसको पेमेंट की गई। मेरे संज्ञान में जब ये बात आई, हमने उस कंपनी को निकाला, हमने उस कंपनी के खिलाफ FIR की, हमने उस कंपनी की पेमेंट को रोका और हमने जो फर्दर काम करने का MOU था वो भी मैंने कैंसिल किया। गलतियां हुई इसमें, लेकिन ये प्रोजेक्ट गलत नहीं था। डॉक्टर साहब, मैं वही कह रहा हूँ, जब चुनाव आए तो जो प्रॉपर्टी ID से पीड़ित लोग थे, वो स्वाभाविक है, आपकी बात ठीक है, ये भी एक कारण, ये भी एक कारण बनता है। देखिए, ये एंटी इनकम्बेंसी भी होती है ना, हम कोई भी काम करते हैं, सरकार कोई काम करती है तो एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी सी होना स्वाभाविक भी होती है। इसीलिए तो कहते हैं कि एक दफ़ा सरकार बन जाए तो दूसरी दफ़ा नहीं बनती है। कई स्टेट हैं वो बदलती है, वो इसलिए नहीं बदलती कि जो आने वाली सरकार है वो अच्छी है, वो इसलिए बदलती है कि जो प्रेजेंट सरकार थी उससे लोग धाप जाते हैं। हाँ, लेकिन ये बड़े गर्व की बात है कि यहाँ सरकार दूसरी दफ़ा भी बनी और तीसरी दफ़ा भी बनी। 2 बार तो आपका बिल्कुल सही रहा, तीसरी बार आपकी एंटी इनकम्बेंसी का कारण क्या मानते हैं? अब ये तो कई कारण हो सकते हैं, इस पर विचार कर रहे हैं हम लोग। एक बड़ा कारण आप बताएं, क्या हो सकता है? नहीं, ऐसे एकदम से नहीं कुछ बताया जा सकता। लोग कह रहे हैं कि आपकी बेरुखी भी बढ़ी रही है लोगों के प्रति। आपको क्या लगता है, कभी आपसे बेरुखा हुआ? नहीं, मेरे से तो नहीं हुए। तो ऐसे ही सब लोग, क्या है, नैरेटिव बनता है। अब लोगों से हम पूछते हैं भाई, लोग पूछते हैं भाई आपसे क्या हुआ, नहीं बोले मेरे से तो नहीं। ये जवाब जो आपने दिया, ये सारी जनता देती है। अच्छा, जो बागी नैरेटिव कई दफ़ा फैलाते भी है ना लोग। बागी हुए, अगर वो दोबारा से फिर बीजेपी में पार्टी में विश्वास जताना चाहे तो पार्टी का प्रेरोगेटिव है। अच्छा, पार्टी का जो नेतृत्व है वो फैसले करता है
उसे लगता है कि भाई इसको ले लेना चाहिए तो ले लेती है पार्टी। तो फिर उनका पार्टी के फैसले के बाद आपके सारे आचार विचार और उनके प्रति व्यवहार सब बदल जाएगा? हम तो देखो पार्टी समर्पित हैं, पार्टी जो फैसला लेगी वो हमारे तो सिर आप उनको माथे। फिर आंखों पे बिठा लो? अगर हमारा नेतृत्व आंखों पर बिठाएगा तो हम कौन होते हैं मना करने वाले? हम उन जनप्रतिनिधियों में से नहीं हैं जो अगर चुनाव हार जाएं या जीत जाएं तो राजनीति से संन्यास लेकर घर बैठ जाएं। जनता में सेवा करने के लिए आए हैं, उस सेवा में जीतना या हारना ये कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखता। एक दशक तक आप जिन पदों पे रहे और आपके साथ जो लोगों का मेल जोल था और था, तो वो उतना ही बरकरार है या कुछ कम हुआ? बिल्कुल कोई कमी नहीं आई। अभी आपके सामने देखिए हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे विधानसभा के संयोजक हैं और इनके चेहरे पर भी कोई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस चीज़ को महत्व नहीं देता कि उसे टिकट मिली या नहीं मिली, वो चुनाव जीता या हारा। जीतने का प्रयास तो करेगा लेकिन हारने पर घर नहीं बैठेगा। अगर सावित्री जिंदल निर्दलीय उम्मीदवार ना होते, क्योंकि टिकट के लिए तो बीजेपी में उनका प्रयास था, नहीं मिली, और फिर उनका निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आ जाना और उसके बाद जीतने के बाद फिर बीजेपी के प्रति आस्था जताना, इसे किस तरह देखते हैं आप? नहीं देखिए, इसमें देखने वाली कोई बात नहीं है। अब वो भारतीय जनता पार्टी में थी, उनको टिकट नहीं मिली, वो निर्दलीय लड़ी। लोकतंत्र में हर एक का एक ये मूल अधिकार है कि उसके जो मन में आए वो करे। अब करने के बाद उन्होंने पार्टी को समर्थन भी दे दिया, तो मैं समझता हूँ कि इस विषय को अपन यहीं क्लोज करें तो ठीक रहेगा। डॉक्टर साहब, कैबिनेट स्तर की आपको फिर से अभी शक्तियाँ मिलने जा रही हैं, ऐसा कुछ सुनने में? मुझे कोई इसकी जानकारी नहीं है। वो शक्तियाँ मिले ना मिले उससे कोई एक्शन पर कोई प्रभाव नहीं है। पार्टी जैसा भी सोचेगी उसको हम समर्पण भाव से, समर्पित भाव से उसको पूरा करेंगे और हिसार की सेवा करेंगे। अच्छा, आप अपने हिसार के मतदाताओं से और अपने हिसार के लोगों से क्या? हिसार की जनता हमारी जनता है, हमारी प्यारी जनता है, हमारी आदरणीय और पूजनीय जनता है। हिसार की जनता का हर फैसला, चाहे वो हमें जिताने का हो, चाहे वो किसी और को जिताने का हो, सब फैसलों में हम भी शामिल हैं। हम उसका स्वागत करते हैं, हम उसका स्वीकार करते हैं उसको, और उसके रिजल्ट को बिना ध्यान में रखे हुए जनता की हिसार के जितनी हमारा जो विज़न है वो विज़न चलता रहेगा। चाहे एयरपोर्ट का है, चाहे वो आईएमसी का है, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का है, जिसमें हम 1.25 लाख नौकरियां देंगे जो कि 4,000 करोड़ का है, चाहे वो शमशान घाट पूरा होने का है, चाहे वो टाउन पार्क पूरा होने का है, चाहे वो स्वागत द्वार जो दिल्ली रोड पर है वो पूरा होने का है, और चाहे बस स्टैंड को शिफ्ट कराकर बाईपास के पास ले जाने का है, चाहे वो हॉस्पिटल को शिफ्ट कराकर वहाँ ले जाने का है, या और भी कुछ किसी भी चीज़ का जो हमारा विज़न है वो तो चलता रहेगा, सतत चलेगा। यही मेरा आप सब से अनुरोध है और आप सबका अभिनंदन और अभिवादन। फिर भी कोई मंत्री रहते हुए कोई ऑफिशियल कैपेसिटी में कई दफ़ा कुछ फैसले लेने पड़ते हैं। उन फैसलों में कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग खुश नहीं होते, लेकिन लार्जर इंटरेस्ट में फैसले लिए जाते हैं। पर उसमें भी अगर किसी को आघात लगा हो तो हम उसकी क्षमा भी मांगते हैं और फिर से पूरे जीवन सेवा में रहेंगे, इस बात का विश्वास दिलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। धन्यवाद।